हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज मैं आप लोगों के लिए मिडवाइफरी से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके DSSB, JSSC, नॉट सेट, BHU या फिर BTSC में बिहार में होने वाले नर्सिंग एग्ज़ाम उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोगों ने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनुष्य में निषेचित अंडे का आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों? मनुष्य में निषेचित अंडे का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? राइट आंसर है यूट्रस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यूट्रस में निषेचित अंडे का इम्प्लांटेशन होता है। और यूट्रस में भी कहाँ होता है दोस्तों? तो मनुष्य में निषेचित अंडे का आरोपण यूट्रस की बॉडी की एंटेरियर या पोस्टेरियर वॉल की एंडोमेट्रियम यानी कि यहाँ पे होता है। तो यहाँ की एंडोमेट्रियम यानी कि एंटेरियर और पोस्टेरियर एंडोमेट्रियर वॉल पर होती है। क्या? निषेचित अंडे का इम्प्लांटेशन। चलिए नेक्स्ट। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है दोस्तों? फर्टिलाइजेशन साइट है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिजीज के अतिरिक्त सभी के लिए स्पेसिफिक थेरेपी उपलब्ध नहीं है? तो राइट आंसर है इसका सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा कारित एक बैक्टीरियल डिजीज है, जिसका एंटीबायोटिक्स द्वारा आसानी से उपचार संभव है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह यानी जिसे कि वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है लाइटेनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लाइटेनिंग में क्या होता है दोस्तों? तो इस प्रक्रिया में फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, फीटस का ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है या माता की पेल्विस, जो फीमेल यानी कि माता की जो पेल्विस होती है के नीचे घिसक जाता है, इसके नीचे घिसक जाता है, अर्थात प्रेजेंटिंग पार्ट का इंगेजमेंट हो जाना। यह प्रक्रिया गर्भावस्था के लगभग 38 वीक्स के दौरान घटित होती है। लाइटेनिंग कब होता है दोस्तों? तो गर्भावस्था के 38 वीक्स के दौरान। लाइटेनिंग के कारण फंडल हाइट कम हो जाता है तथा महिला को अत्यधिक राहत मिलती है, जिसे कि हम लोग गर्भावस्था का स्वागत सी यानी कि वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू लेबर पेन नहीं है? कह रहा है कौन सा ट्रू लेबर पेन नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा, देखिए तो यहाँ पे कहिए, छाड़िए कौन कौन ट्रू लेबर पेन है। तो दर्द युक्त संकुचन यानी कि पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन या है ये। दर्द का सर्विक्स के डायलेटेशन से संबंधित या ये भी है। पेन का गर्भाशय की हार्डेनिंग से संबंधित ना होना, तो यह ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो ट्रू लेबर पेन का यह लक्षण नहीं है दोस्तों, तो पेन का गर्भाशय की हार्डेनिंग से संबंधित ना होना। चलिए नेक्स्ट, प्रसव की फर्स्ट स्टेज के दौरान रक्त मिश्रित सर्वाइकल म्यूकस प्लग का बाहर निकलना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो शो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। शो कहलाता है यानी कि गर्भावस्था के दौरान म्यूकस प्लग बच्चे को बैक्टीरिया से बचाता है। जो यह शो होता है दोस्तों, यह म्यूकस प्लग क्या करता है? बैक्टीरिया से बच्चों को बचाता है। और सर्विक्स के द्वारा, और जो सर्विक्स के द्वार होता है उसको अवरुद्ध करता है यानी कि उसको रोकता है। जैसे जैसे आपका शरीर प्रसव के लिए तैयार होता है, सर्विक्स फैलती है, इससे म्यूकस प्लग बाहर निकल जाता है। जब आपके गर्भाशय से ब्लड म्यूकस प्लग के साथ मिल जाता है तो इसे ब्लडी शो कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? प्रसव की प्रथम अवस्था ट्रू लेबर पेन के ऑनसेट से शुरू होती है तथा सर्विक्स के फुल डायलेटेशन होने पर समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो यह ऑप्शन सही है। प्रसव की द्वितीय अवस्था सर्विक्स के फुल डायलेटेशन से शुरू होकर बच्चे के बाहर निकल जाने पर समाप्त हो जाती है। ये भी सही है दोस्तों, जिससे कि हम लोग इसे सेकेंड स्टेज कहते हैं, इसे फर्स्ट स्टेज। प्रसव की तृतीय अवस्था बच्चों के जन्म से शुरू होती है तथा प्लेसेंटा के बाहर निकलने पर समाप्त हो जाती है। ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। प्रीमी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है तो कितने घंटे की होती है दोस्तों? तो 8 घंटे की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो प्रीमी ग्रेविडा होता है, प्रीमी ग्रेविडा बोले तो क्या होता है? जो महिला फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई है उसे हम लोग प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। उसके प्रथम स्टेज जो यानी कि फर्स्ट स्टेज की अवधि कितनी होती है? 8 घंटे की। और मल्टी ग्रेविडा में कितना होता है दोस्तों? 6 घंटे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ भी गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मल्टी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि लगभग होती है तो कितने घंटे की होती है? तो 6 आवर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 6 आवर। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी कंडीशन प्यूरर फीवर का मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर प्यूपेरल सेप्सिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्यूपेरल सेप्सिस प्यूपेरल पायरेक्सिया का मुख्य कारण है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, मास्टाइटिस, पल्मोनरी इन्फेक्शन ऑफ सिजेरियन वुंड, पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इसके अन्य कारक है। चलिए नेक्स्ट। प्रसव की तृतीय स्टेज की अवधि होती है तो तृतीय स्टेज की अवधि कितना होता है दोस्तों? तो 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। तृतीय स्टेज में क्या होता है दोस्तों? जब तृतीय स्टेज में होता है फुल डायलेटेशन, तृतीय स्टेज में हमारा प्लेसेंटा अलग होता है। चलिए नेक्स्ट। प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल डायलेटेशन के नाम से जाना जाता है? तो किस स्टेज को सर्वाइकल डायलेटेशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट जरूर करें, यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट स्टेज। चलिए नेक्स्ट। गर्भाशय के मसल फाइबर्स की अस्थायी रूप से शॉर्टेनिंग हो जाने को कहते हैं। शॉर्टेनिंग हो जाने को क्या कहते हैं दोस्तों? रिट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। रिट्रैक्शन मीन्स द स्टेट ऑफ uterine muscle fibers remaining shortened after contracting during labor, यानी कि लेबर के दौरान शॉर्टेनिंग हो जाना उसे ही रिट्रैक्शन कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन किसे कहेंगे दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन मीन्स अ कॉन्ट्रैक्शन इज व्हेन द मसल ऑफ योर यूट्रस टाइटन अप लाइक अ फिस्ट एंड देन रिलैक्स, यानी कि गर्भाशय की मांसपेशियां मुट्ठी की तरह, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हम उसे कहेंगे जिसमें गर्भाशय की मांसपेशियां मुट्ठी की तरह सख्त हो जाती है और फिर शिथिल यानी कि रिलैक्स हो जाती है। डायलेटेशन बोले तो एट द सर्विक्स ओपन, यानी कि सर्विक्स उसमें ओपन होता है, उसे हम लोग डायलेटेशन कहते हैं। इसमें शॉर्टेनिंग हो जाता है किसका? सर्विक्स का शॉर्टेनिंग हो जाना, इसमें हार्डेनिंग हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन में। और डायलेटेशन में जो होता है सर्विक्स वह ओपन्स होता है। और डायलिसिस क्या होता है? यह एक प्रोसेस है दोस्तों, जो कि जब किडनी हमारा ख़राब हो जाता है तो उसका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह डायलिसिस के थ्रू काम करता है, यानी डैमेज किडनी की तरह यह डायलिसिस काम करता है, एक प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट। नॉर्मल लेवल में रिट्रैक्शन का प्रभाव है, तो नॉर्मल लेवर में रिट्रैक्शन का क्या प्रभाव है दोस्तों? राइट आंसर है लोअर यूटेराइन सेगमेंट के निर्माण के लिए यह आवश्यक है। यह ऑप्शन भी सही है दोस्तों। यूट्रस का सरफेस एरिया कम करता है ताकि प्लेसेंटा अलग हो सके, यह भी सही है दोस्तों। प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की तरफ गति में सहायक है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट।
निम्न में से कौन सी घटना प्रसव की प्रथम अवस्था की नहीं है? कह रहा नहीं है। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होता है? सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, सर्विक्स का इफेसमेंट होता है और लोअर यूटेराइन सेगमेंट का पूरा निर्माण। यानी तो यह प्लेसेंटा का एक्सपल्सन किस में होता है दोस्तों? यह थर्ड स्टेज में होता है दोस्तों, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन। तो इसलिए यह फर्स्ट स्टेज का साइन नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, सर्विक्स के डायलेटेशन के लिए उत्तरदायी कारक है। सर्विक्स के डायलेटेशन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है दोस्तों? तो सर्विक्स के कॉन्ट्रैक्शन एवं रिट्रैक्शन, सही है। बैग ऑफ मेम्ब्रेन का निर्माण होना, सही है। फीटल एक्सिस प्रेशर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। इफेसमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सर्विक्स के पेशी तंतु ऊपर की ओर खींच जाते हैं तथा लोअर यूटेराइन सेगमेंट के तंतुओं में मिल जाते हैं। यह कथन सत्य है दोस्तों। प्रीमी ग्रेविडा में सर्विक्स का डायलेटेशन इफेसमेंट को बढ़ावा देता है। यह कथन असत्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए जिम्मेदार कारक है। तो प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए कौन सा जिम्मेदार कारक है? इसका आंसर होगा गर्भाशय की दीवार पर प्लेसेंटा साइट के सरफेस एरिया में कमी हो जाने, जो प्लेसेंटा साइट के जो सरफेस एरिया होता है उसमें कमी हो जाता है दोस्तों, तब वह प्लेसेंटा सेपरेशन होता है। चलिए नेक्स्ट, प्रसव के दौरान होने वाले मूवमेंट्स का सही क्रम है। तो प्रसव के दौरान होने वाले मूवमेंट का सही क्रम क्या है दोस्तों? फर्स्ट में क्या होता है? इंगेजमेंट होता है, फिर डिसेंड होता है, फिर फ्लेक्शन होता है, फिर इंटरनल रोटेशन होता है। चलिए नेक्स्ट, ऑसिपिटोलैटरल पोजीशन में इंटरनल रोटेशन होते हैं। तो राइट आंसर है 2/8 ऑफ अ सर्कल, यानी कि 2/8 ऑफ अ सर्कल होता है इंटरनल रोटेशन ऑसिपिटल लैटरल पोजीशन में। चलिए नेक्स्ट, लेबर की मैकेनिज्म के दौरान निम्न में से कौन सी इवेंट अन्य की तुलना में सबसे पहले घटित होता है? आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर टोटल कितने स्टेप होता है? तो टोटल इसके 8 स्टेप होता है, जिसमें पहला स्टेप क्या होता है? पहला होता है दोस्तों इंगेजमेंट, फिर इसके बाद होता है डिसेंड, इसके बाद होता है फ्लेक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन, इसके बाद क्या होता है एक्सटेंशन, फिर रेस्टिट्यूशन। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए ताकि आप लोगों को याद हो दोस्तों। फिर इसके बाद होता है एक्सटर्नल रोटेशन, फिर सबसे लास्ट 8 नंबर में क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, यानी फिर इन्फेंट का एक्सपल्सन हो जाना। पहला होता है इंगेजमेंट, फिर डिसेंड, फिर फ्लेक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन, फिर होता है सॉरी दोस्तों मिट गया वो इंटरनल रोटेशन हो गया, फिर उसके बाद होता है एक्सटेंशन, फिर रेस्टिट्यूशन, फिर एक्सटर्नल रोटेशन होता है दोस्तों, फिर एक्सपल्सन ऑफ द इन्फेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला था एक्सटेंशन, फिर उसके बाद डिसेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डिसेंड। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद डिसेंड के बाद क्या आता है दोस्तों? फ्लेक्शन, इसके बाद आएगा फ्लेक्शन, फिर फ्लेक्शन के बाद होता है इंटरनल रोटेशन, फिर इसके बाद होता है एक्सटेंशन, फिर इसके बाद होता है रेस्टिट्यूशन, ये वाला स्टेप, उसके बाद होता है एक्सटर्नल रोटेशन, फिर एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। चलिए नेक्स्ट, प्लेसेंटल साइट के डिफेक्टिव इन्वॉल्यूशन के कारण होने वाले मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लेट ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, प्रसव की कौन सी अवस्था में प्लेसेंटा अलग होती है? तो राइट आंसर है थर्ड स्टेज, यानी कि तृतीय अवस्था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, प्रसव की ऑब्जर्वेशनल स्टेज है। तो राइट आंसर है
चतुर्थ अवस्था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, माता के द्वारा बच्चे के मूवमेंट्स को महसूस करना कहलाता है, राइट आंसर है क्यूकेनिक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, प्रसव की अवधि के साथ सर्वाइकल डायलेटेशन तथा हेड के डिसेंड का घंटों में ग्राफिकल रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है दोस्तों? पार्टोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पार्टोग्राफ कहलाता है सर्वाइकल डायलेटेशन तथा हेड के डिसेंड का घंटों में ग्राफिकल रिकॉर्ड करना। चलिए नेक्स्ट, लेबर के ऑनसेट के बाद किसी भी समय परंतु सर्विक्स के डायलेटेशन से पहले झिल्लियों का फट जाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे हम लोग कहते हैं अर्ली रैप्चर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि लेबर के ऑनसेट के बाद किसी भी समय परंतु सर्विक्स के डायलेटेशन के पहले ही फट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ली रैप्चर। चलिए नेक्स्ट, लेबर के ऑनसेट से पहले झिल्लियों का रैप्चर होना कहलाता है तो उसके पहले तो हम लोग कहेंगे इसे प्री मैच्योर रैप्चर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि उसमें था कि पहले कम से कम लेबर ऑनसेट के बाद, इसमें करा ऑनसेट के पहले ही, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्री मैच्योर रैप्चर। चलिए नेक्स्ट, नॉर्मल लेबर की प्रथम अवस्था के प्रबंधन में शामिल नहीं है, कह रहा शामिल नहीं है तो वल्वा की शेविंग करना यह शामिल है दोस्तों, शॉप एंड एनीमा देना यह भी सही है दोस्तों। और यहाँ फिर कह रहा यदि झिल्लियाँ इंटैक्ट हो तो मरीज को कंप्लीट रेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर मेम्ब्रेन ही फट जाएगा दोस्तों तो मरीज को कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करें। चलिए नेक्स्ट, सामान्य प्रसव द्वारा बच्चे की डिलीवरी में सहायता करने वाला फोर्स है तो इसका राइट आंसर है डाउनवर्ड फोर्स अकर्स ड्यू टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यह सही है। डाउनवर्ड फोर्स अकर्स ड्यू टू वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। चलिए नेक्स्ट, जन्म के बाद नवजात के सिर को थोड़ा नीचे झुकाकर डाउनवर्ड्स रखते हैं क्योंकि, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप लोगों को आज का क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा दोस्तों यह भी ज़रूर कमेंट करें। और यह सीरीज वाइज ये 4th सीरीज है दोस्तों, इसके पहले तीन वीडियो अपलोड किया जा चुका है दोस्तों। मिडवाइफरी का टोटल टारगेट है 1000 क्वेश्चन करने का। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।